जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का वीडियो जो है वो हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों के लिए है। क्यों है दोनों के लिए? क्योंकि आप लोगों का दोनों में एक बुक कॉमन है। उस बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, और यहाँ से भी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। अभिव्यक्ति और माध्यम एक बुक का नाम है आप लोग का, एक तरह से एक पार्ट है आप लोग का, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें लगभग आपका 6 पार्ट है। कितना पार्ट है? 6 पार्ट है, दोनों को है। यानी कि आप लोग का कोर वाले में भी आएगा और आप लोग का इलेक्टिव वाले में भी आएगा, तो दोनों को सेम टू सेम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी को करने वाले हैं, जो कि आप लोग का परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको करवा देते हैं। 2 चैप्टर का थोड़ा थोड़ा सवाल देख लेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो एग्जाम में। और अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपका फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बनी रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों का क्रमवार, तिथियां आदि सजी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डायरी। क्या कहते हैं? जिसमें डेट, तिथि ये सब रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको डायरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। दूसरा सवाल में कह रहा है कि एनी फ्रैंक की डायरी किन वर्षों के माध्यम में लिखी गई थी? तो एनी फ्रैंक की जो डायरी लिखी गई थी वो 1942 से 1944 के बीच लिखी गई थी। ठीक है, देखिए आज का वीडियो तो दोनों के लिए है। तो आज के वीडियो में ना हम थोड़ा सा आपको टारगेट देंगे, 100 लाइक का टारगेट है, तो जल्दी से सब लोग लाइक करके 100 लाइक पुरा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया है? डायरी का जो लेखन है वो कौन से रूप में अब लोकप्रिय हो गया? तो विद्या, यानी कि अब इसको विद्या मानने लगे हैं लोग, यानी कि पढ़ने लिखने लगे वाली चीज़ें मानने लगे हैं। एनी फ्रैंक कौन थी? तो एनी फ्रैंक जो थी वो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। अगला सवाल है हमारा, एनी फ्रैंक का जीवन काल था। एनी फ्रैंक का जो जीवन काल है वो 1929 से 1945 तक था। ठीक है, यानी कि नाजियों ने किस पर अत्याचार किया था? तो नाजियों ने जो अत्याचार किया था वो किया था यहूदियों पर। किस पर किया था? यहूदियों पर किया था। नेक्स्ट है आपका, एनी फ्रैंक के परिवार में से जीवित कौन बचा था? तो एनी फ्रैंक के जो परिवार में से जीवित बचा था सिर्फ और सिर्फ उसका पिता बचा था। नेक्स्ट है आपका, एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी हुई थी? तो एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो डच भाषा में लिखी हुई थी। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था, यानी उसका टाइटल आपको बताना है कि क्या था। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, ये उसका टाइटल था। नेक्स्ट आते हैं, पैरों में पंख बांध कर किसकी डायरी की रचना है? तो पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। नेक्स्ट है आपका, एक साहित्यक की डायरी किसकी रचना है? तो एक साहित्यक की डायरी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत दस्तावेज के रूप में किसे जाना जाता है? तो व्यक्तिगत दस्तावेज के रूप में डायरी लेखन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डायरी लिखने का उपयुक्त समय कब माना जाता है? तो डायरी लिखने का जो उपयुक्त समय होता है वो सोने से पहले, क्योंकि दिन भर आपके साथ जो बीता होगा उसे ही तो डायरी में लिखा जाता है, और कुछ थोड़ी होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये डायरी का होता है, समय होता है कि रात को सोने से पहले। ठीक है, हरी घाटी किस विद्या की रचना है? तो हरी घाटी जो है वो आपका डायरी की रचना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ देते हैं। आप लोग तो पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ कि ज़िंदगी के तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाते हैं। भूलने की इस आशंका से कौन सी विद्या हमें बचा सकती है? तो ये हमें बचाएगी कौन? डायरी का लेखन। यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं हमारे ज़िंदगी में होती है जिसको हम भूल जाते हैं, बोलते नहीं कि अरे वो घटना का बहुत दिन हो गया, भूल गए। लेकिन अगर आप उसको डायरी में लिख के रखोगे तो आपको वो हर एक पल याद आएगा। आपके स्कूल, जब आप लोग को स्कूल टाइम खत्म हो जाएगा, कॉलेज टाइम में चले जाओगे, तो स्कूल की बहुत सारी बातें आप लोग भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके डायरी में लिखा रहेगा तो आप उसको हमेशा याद रखोगे। तो दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है जो कि एग्ज़ाम टारगेट से रिलेवेंट है। इसकी जो वैलिडिटी है, आप इसमें वैलिडिटी जो इसका मैंने एग्ज़ाम तक रखा है, यानी फाइनल एग्ज़ाम जब तक आप लोग का नहीं हो जाएगा, उस प्राइवेट ग्रुप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्या मिलेगा उस प्राइवेट ग्रुप में? थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहते हैं। डेली जो है आप लोगों को एक टारगेट नोट्स मिलेगा, यानी कि आपको नोट्स भी दिया जाएगा और आप लोग को टारगेट दिया जाएगा, तो एक दिन में आपको इतना पढ़ना होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। दूसरी बात है कि डेली व्हाट्सअप क्विज होगा जो रात में होगा आप लोगों का 9:30 बजे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास जितना होगा वो सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीकली टेस्ट पीडीएफ जहां तक हो पाएगा, इस साल का भी, प्रीवियस ईयर पिछले साल का भी, वो सब आपको देने का काम किया जाएगा। उसके बाद मॉडल पेपर भी जहां तक हो पाएगा वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट्स पीडीएफ, जितने भी हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट्स पीडीएफ जहां से भी इंतजाम हो पाएगा वो सब आप लोगों को इस प्राइवेट ग्रुप में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था आप लोग को डेली टारगेट देना और आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालना और आपका मन इस पढ़ाई लिखाई में जोड़ना
करना, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस मात्र ये 50 रुपीज़ आप पे कर करके आप उस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो दिए गए नंबर पे संपर्क करके। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है हमारा कि फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार क्या होती है। तो फिल्मों, धारावाहिकों आदि का जो मूल आधार होता है वो होता है आपका पटकथा। क्या होता है? पटकथा होता है। ठीक है, पटकथा एक परिचय पुस्तक किसकी है? तो पटकथा एक परिचय पुस्तक जो है वो मनोहर श्याम जोशी की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया है? तो कौन सी उपन्यास थी वो? तो देवदास। किसको? देवदास को। अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती है? तो इसको जो प्रस्तुत किया जाता है फ्लैशबैक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को फ्लैश फॉरवर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? तो पटकथा में जो घटना स्थल होते हैं वो असीमित होते हैं, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। नाटक में घटना स्थल प्रायः कितने होते हैं? तो नाटक में जो प्रायः घटना स्थल जो होंगे वो सीमित होते हैं। अगर आप नाटक कर रहे हो तो उसमें सीमित होगा, लेकिन पटकथा में असीमित होगा। देवदास किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? आपको बतानी है। यहाँ पे जो देवदास है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पटकथा कुछ और कहीं नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका मनोहर श्याम जोशी का है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो पटकथा की जो मूल इकाई होती है वो दृश्य होती है। क्या होती है? दृश्य होती है। चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में कौन परिवर्तित करते हैं? तो पत्रकार। कौन करते हैं? पत्रकार जो है सभी तरह की घटनाओं को समाचार का रूप दे देते हैं। समाचार जल्दी में लिखा गया डैश है। समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है? इतिहास है। क्या समाचार में क्या होता है पता है? जो बीत जाता है उसे ही तो छपता है ना। कोई घटना घट गया तो बीत गया ना, इतिहास हो गया, तो उसी को जल्दी में लिखा गया क्या है? इतिहास है। सूचना का प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। तो सूचना की जो प्राथमिकताएं हैं वो उपभोक्ताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो ताज़ी हो। समाचार वो है जो उस घटना की जानकारी दे जो ताज़ी हो, है ना, पुरानी घटना को नहीं। इनमें से समाचार तत्व नहीं है, संपादन, नवीनतम, प्रभाव या फिर पाठक वर्ग। कौन जो है नहीं है? तो संपादन इसमें से नहीं है। कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते हैं? तो कौन से किस्से कहानी यहाँ पे समाचार नहीं हो सकते हैं? तो भूत प्रेतों के किस्से कहानी जो है समाचार नहीं हो सकते हैं। समाचारों को संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जो जिम्मेदारी होती है वो होती है संपादकीय टीम की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है। क्या है? तो संपादन के सिद्धांत। ये सब क्या होते हैं? संपादन के सिद्धांत होते हैं। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है। तो एक पत्रकार समाचार के रूप में क्या पेश करता है? तो यथार्थ पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, समाचारों में कौन सा तत्व जो है वो अहम होता है? तो यहाँ पर आपको बतानी है, इसके राइट आंसर हो जाएगा न्याय संगत, है ना। ये तत्व जो है बहुत अहम है। पत्रकार का गुण क्या है? अब पत्रकार का गुण आपको बताना है तो संदेह करना, ये पत्रकार का गुण होता है। अगर वो संदेह नहीं करेगा तो रिपोर्ट ही नहीं लिख पाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आई, कह रहा है संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? तो संपादक को उसके विविध कार्यों में जो सहायता पहुंचाता है संयुक्त संपादक। कौन होगा? संयुक्त संपादक। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो वर्तमान में जो पत्रकारिता का स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय तक का आपका जो पत्रकारिता लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस पत्रकारिता में फैशन, अमीरी की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है? तो ये पेज 3 पत्रकारिता में। किसमें? पेज 3 पत्रकारिता में। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे आज के वीडियो को सपोर्ट किया था रोहित सिंह ने देवघर से, ए टू जे गेमर ने, सपना कुमारी ने, दिव्या कुमारी ने, सबनम नाज ने, सिमरन नाज ने, मुजाहिद अंसारी, संदीप कुमार, अनु कुमारी, नंदनी, इश्तियाक लकी और सुरेश टुडू ने। तो अगर आप भी हमारे और हमारी वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे।